अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है अली। मैं हूं मोहम्मद और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडियंस और पाकिस्तान से ये देखो। लास्ट पार्ट है भाई, करते हैं वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। तरफ बॉर्डर के दे डू नॉट रिकग्नाइज दिस लाइन एज द बॉर्डर, जो इसको आज ड्यूरांड लाइन बोलते हैं। वो कहते हैं कि जो सारा का सारा पश्तून डोमिनेटेड एरिया है वो अफगानिस्तान में होना चाहिए, नॉट इन पाकिस्तान। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग और बहुत सीरियस टेरिटोरियल डिस्प्यूट है बिटवीन द पश्तून्स हु आर द मेजॉरिटी पॉपुलेशन ऑफ अफगानिस्तान एंड द पाकिस्तानीज। पाकिस्तान एसेंशियली इज डोमिनेटेड बाय द पंजाबीज, पाकिस्तानी पंजाब, राइट। तो ये एक्चुअली इट्स लाइक अ ब्लड फ्यूड, बहुत पुराना इनका ये दुश्मनी है और ये आज भी जारी है। तो तालिबान को पाकिस्तान ने क्रिएट किया यूजिंग पश्तून चिल्ड्रन, पश्तून बॉयज़ जो आज सब तालिबान फाइटर्स हैं। तो उन्होंने उनको ऐसे मोल्ड करने की कोशिश की कि दैट यू आर ए रिलीजियस ग्रुप, यू आर ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट एन एथनिक ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 99% तालिबान पश्तून है और उनका जो आज आइडियोलॉजी है वो पश्तून नेशनलिज्म है। देयर पश्तून एथनिक नेशनलिज्म कम्स फर्स्ट, रिलीजन कम्स सेकंड। रिलीजन भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्सा है, उनका कंपोनेंट है, बट दे आर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पश्तून नेशनलिस्ट्स, व्हिच मींस दैट दे वांट द टेरिटरी बैक फ्रॉम पाकिस्तान। सर, तो इस एपिसोड में मैं आपको थोड़ा सा तालिबान के बारे में भी पूछना चाहूँगा। जैसे हमने वो एक ऑल आउट एपिसोड किया था अफगानिस्तान क्राइसिस के दौरान, 6 महीने हो चुके हैं आई थिंक सिंस दैट एपिसोड। तो अब क्या हो रहा है? उनकी सिर्फ यही इंटेंशन है कि पाकिस्तान के साथ ये जंग लड़नी है? और तालिबान का प्राइमरी इंटेंशन ये है कि एवरीबडी प्लीज लीव अस अलोन, वी वांट टू गवर्न आवर कंट्री, द इस्लामिक अमीरत ऑफ अफगानिस्तान। और ये भी चाहेंगे कि दूसरे देश उनको रिकग्नाइज करे एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान। आज भी बहुत कम कंट्रीज उनको रिकग्नाइज करते हैं। तालिबान आज भी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो सबसे पहले उनको ये रिकग्निशन चाहिए। दूसरा, उनको अच्छे से उनका देश गवर्न करना है अकॉर्डिंग टू देयर वर्जन ऑफ व्हाट इज अच्छा, मीन्स व्हाट एवर रूल्स दे हैव, ये चाहते हैं। उसके बाद ये चाहते हैं कि ये जो लेफ्ट ओवर डिस्प्यूट है विद पाकिस्तान उसका हल हो इन देयर फेवर। लेकिन तालिबान का कोई स्ट्रेंथ नहीं है कंपेयर टू द पाकिस्तानी आर्मी। तालिबान वॉज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गेरिला ऑर्गेनाइजेशन, उनका कोई फुल प्रोफेशनल आर्मी नहीं है। पाकिस्तान का जो भी आप बोलो, उनका आर्मी प्रोफेशनल आर्मी तो है। उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास एयरफोर्स है, उनके पास टैंक्स है, इन्फेंट्री है, न्यूक्स भी है, मिसाइल्स भी है, सब कुछ है, ड्रोन्स भी है आजकल। सो द तालिबान का जो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है, इट इज़ नथिंग कंपेयर टू पाकिस्तान। सो ऑब्वियसली वो कभी खुली जंग नहीं लड़ेंगे विद पाकिस्तान, बट दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ फाइटिंग। वो पिछले 30 साल से वो कर रहे हैं, गेरिल्ला वॉरफेयर, टेररिज्म, अंदर घुस के मारो, भाग जाओ। तो पाकिस्तान में आजकल ये सब चल रहा है, स्पेशली इन बलूचिस्तान। तो वो खुल के कभी कुछ नहीं करेंगे अगेंस्ट पाकिस्तान, खुल के सामने हंसेंगे, स्माइल करेंगे, वी आर ऑल नाइस और वी आर ऑल ब्रदर्स, ये बातें होगी, लेकिन इट्स नॉट दैट वे। सो तालिबान का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या होप है कि वो पश्तूनिस्तान को वापस इंटीग्रेट करे विद अफगानिस्तान। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव है कि अपना रूल अफगानिस्तान में स्टेबलाइज करे और अफगानिस्तान को पूरी तरह से मोल्ड करे इन देयर विजन ऑफ व्हाट अफगानिस्तान शुड बी। तो अभी ये चल रहा है। और चाइना के बारे में जो बातें आपने करी, चाइनाज रोल इन पाकिस्तान, पोर्ट ले लिया है, रोड बना रहे हैं, पहले वो सिचुएशन समझा दीजिए, उसके जियोपॉलिटिकल लॉजिस्टिकल इम्प्लीकेशन समझा दीजिए, और फिर ये समझाइए कि लॉन्ग टर्म में चाइना का क्या इम्पैक्ट रहेगा दोनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान पे। यस, तो एज यू से, जैसे आपने कहा, चाइना ने पोर्ट ले लिया है, ग्वादर का एसेंशियली खरीद लिया है पाकिस्तान से, रोड बना रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं पाकिस्तान में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियली ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट गोज थ्रू पीओके के थ्रू कुछ उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो जियोपॉलिटिकल पावर, इट इज़ ऑल based on logistics, supply chains, infrastructure, railway lines, road lines, projects, ports especially। तो इन सब चीज़ों में चाइना हर जगह इन्वेस्ट कर रहा है
और वो चाहते हैं कि दे वांट टू हैव एक्सेस टू द वार्म वाटर पोर्ट, टू द वार्म वाटर्स ऑफ द अरेबियन सी वाया शिंजांग, जो शिंजांग रीजन है नॉर्थ ऑफ कश्मीर, वहाँ से थ्रू पीओके। तो उनको अभी एक्सेस मिल गया है एसेंशियली। और जैसे आपने पहले बोला था, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उनका जो स्ट्रैटेजी है वो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग पोर्ट ले रखे हैं। हम्बनतोता पोर्ट है श्रीलंका में जो उन्होंने लिया है, और मालदीव्स में वो ट्राई कर रहे थे, ग्वादार लिया है, जिबूती लिया है, म्यांमार में ट्राई कर रहे हैं, बांग्लादेश में भी ट्राई कर रहे हैं। सो दे आर ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया। इंडिया ने भी एक खुद की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाई है अभी हाल ही में। बन रहा है, लेट्स सी हाउ इट गोज। हम काफ़ी पीछे हैं, बट ये गवर्नमेंट बहुत प्रोएक्टिव है, सो वी आर होपफुल दैट इट विल गो वेल। शायद ये गवर्नमेंट का मेन मिशन जियोपॉलिटिकल है। जियोपॉलिटिक्स इज इंटीग्रल टू इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट, इंटीग्रल, स्पेशली इन द टाइम्स वी लिव इन। ऑफ कोर्स ये सबसे डेंजरस और क्रूशियल डिकेड है। पूरा जियोपॉलिटिकल ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रहा है एज वी स्पीक इस समय। तो चाइना ने ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया है और काफ़ी सारा उन्होंने किया भी है, और अफगानिस्तान के थ्रू भी वो बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है वो करना चाहते हैं। और अफगानिस्तान में कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कि बहुत बड़ा कॉपर का वहाँ पर रिजर्व है मेस आइनाक में, जहाँ पर बहुत पुराने बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है। अगर उनको कॉपर निकलना है तो सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय करने पड़ेंगे जो हमारे गांधारन मॉन्यूमेंट्स है, लेकिन दैट्स हाउ इट गोज इन जियोपॉलिटिक्स। सो चाइना अफगानिस्तान में बहुत इंटरेस्टेड है फॉर वेरियस रीजंस, लाइक द रिसोर्सेज, द मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल वेल्थ, ऑल्सो एज अ ट्रांजिट रूट फॉर यूरेशिया, फॉर द बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट। तो लॉन्ग टर्म विजन उनका ये है अफगानिस्तान के लिए कि वो स्टेबल रहे फ्रॉम चाइनीज परस्पेक्टिव। वहाँ उनको कुछ मारदार नहीं चाहिए, उनको इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए अभी के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर वो पूरा ये यूरेशिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे, इफ इट गोज थ्रू अफगानिस्तान दे वांट लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। तो उनके ये कैलकुलेशंस है। पाकिस्तान सीज अफगानिस्तान एज कैनन फॉडर फॉर अ फ्यूचर वॉर विथ इंडिया, तो इसके लिए उन्होंने तालिबान बनाया, लेकिन अभी तालिबान रोक जा रहा है। इट इज़ गोइंग इन इट्स ओन डायरेक्शन, इट वांट्स टू रन द कंट्री नाउ। तो ये सब अलग अलग टसल्स चल रहे हैं इस रीजन में इस समय, और बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें इन्वॉल्व है। यूएस इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है, रशिया भी टू सम एक्सटेंट इन्वॉल्व है। ये सब चल रहा है। और पता है हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में जब हम वॉर्स की बातें कर रहे हैं तो वॉर्स के चैप्टर के पहले एक कॉजेज़ ऑफ वॉर चैप्टर होता है, जहाँ अलग अलग कॉजेज़ लिखे जाते हैं, और फाइनली एक इमीडिएट कॉज रहता है, यानी कि वो क्या पॉइंट था जहाँ एक्चुअल वॉर की शुरुआत हो गई। तो दुनिया की आंखें अब चाइना की ओर पॉइंटेड है कि चाइना नेक्स्ट क्या करेंगे, ताइवान को इन्वाइट करेंगे या इंडिया को इन्वाइट करेंगे। इन दोनों में से एक चीज़ होने वाली है लाइकली। और अगर चलो दोनों सिचुएशंस को ले लेते, आपके अकॉर्डिंग क्या होगा इंडिया पाकिस्तान के बीच अगर सिचुएशन ए वर्सेस सिचुएशन बी हुए? अगर चाइना ने भारत के ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण किया, इट इज़ पॉसिबल कि पाकिस्तान भी कुछ उसी समय मिस एडवेंचर करे। इट इज़ पॉसिबल। अब पाकिस्तान इज़ नॉट अ बिग थ्रेट फॉर इंडिया, इवन इफ इट हैज़ न्यूक्लियर वेपन्स वी कैन डील विद देम। हमारा कन्वेंशनल पावर बहुत ओवरवेलमिंग है, वी कैन फ्लैटन पाकिस्तान इफ वी वांट टू। We don't want that to happen, but we have the option to do that. अब चाइना की जो बात है, इट इज़ द हिमालयन इंडिया टिबेट बॉर्डर विच इज़ नाउ टिबेट इज़ ऑक्यूपाइड बाय चाइना। तो वो पॉसिबली ट्राई करेंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कब्जा करने को, इफ दे टू कट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया इस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर्ड होगा, बहुत वर्षों से प्रिपेयर कर रहा होगा। और चाइना के जो पोजिशंस है टिबेट में बहुत एक्सपोज्ड है। टिबेट में फॉरेस्ट्स नहीं है, बैरन लैंड है, फ्रोजन प्लेटोज है और माउंटेन्स है, लेकिन हमारे कुछ मिसाइल्स ऐसे है कि दे कैन डाई विद 70 डिग्री एंगल्स। माउंटेन के ऊपर चढ़ेगा फिर नीचे जाएगा। सो वी हैव ऑल द टेक्नोलॉजी, द टूल्स, द प्रिपरेशन टू डील विथ चाइनीज इवेंचुअलिटीज। चाइना अगर भारत पर आक्रमण करेगा तो 2024 के पहले करेगा, इन द होप ऑफ डिफीटिंग इंडिया और ह्यूमिलेटिंग इंडिया, सो दैट द मोदी गवर्नमेंट डजंट कम टू पावर अगेन। लेकिन अगर चाइना का ये जो आक्रमण सफल नहीं होता है और चाइना ह्यूमिलिएट हो जाता है, इट विल कॉज अ रेवोल्यूशन इन चाइना। हुएवर इज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना विल बी इमीडिएटली डिपोज्ड, कू हो जाएगा वहाँ पे। द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड द चाइनीज पीपल डोंट टॉलरेट फेलियर। वहाँ पर बहुत कट थ्रोट सिस्टम है, डायनास्टिक साइकिल्स। ये एक पुराना उनका ट्रेडिशन है, यू कैन नॉट फेल एज अ लीडर। ये मंगोल से आता है एक्चुअली।
from the times of Genghis Khan. You fail as a leader, you're done. तो अगर चाइना ऐसा मिस एडवेंचर करता है और उनको पराजय का सामना करना पड़ता है, इट्स गोना बी डिजास्टर फॉर द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी. तो ये भी उनके कैलकुलेशंस में होगा. मिस्टर शी जिनपिंग इज नॉट स्टूपिड. वो इतने रैश काम शायद नहीं करे. मतलब पूरे कैलकुलेशंस करके उनको बैलेंस करना पड़ेगा. इज इट वर्थवाइल अटैकिंग इंडिया? व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस? रिस्क एनालिसिस क्या है? व्हाट इज द रिस्क ऑफ मी गेटिंग डिफीटेड एंड ह्यूमिलेटेड? अभी गालवान में देखिए क्या हुआ. वो लोग कहते हैं हमारे सिर्फ 3-4 लोग मरे, एक्चुअली बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं उनके सोल्जर्स. सो इंडिया इज़ वेरी कैपेबल. इंडिया कैन डील विथ चाइना ऑल्सो, पाकिस्तान ऑल्सो. और सब इवेंचुअलिटीज़ को वॉर गेम किया होगा हमारी आर्मी ने. अगर इंडिया चाइना वॉर सच में हुई, हाँ. और दोनों साइड से अटैक हुए, आपको लगता है यूएसए भी भाग लेगा इस युद्ध में? नहीं, बिल्कुल नहीं. पॉपकॉर्न. इट इज़ इन यूएस बेनिफिट. अगर चाइना हारता है तो भी, और भारत को ह्यूमिलिएशन होता है तो भी. अगर भारत में ह्यूमिलिएशन होता है तो मोस्ट लाइकली ये गवर्नमेंट गिर जाएगी 2024 में, और एक मोर प्लायबल गवर्नमेंट आएगी विच विल बी ग्रेट फॉर द यूएस. अगर चाइना हारता है ऑन द अदर हैंड तो भी यूएस के लिए अच्छा है. तो यूएस के लिए अगर इंडिया चाइना वॉर होती है तो इट्स अ विन विन सिचुएशन. इट इज़ बैड फॉर बोथ साइड्स, फॉर इंडिया एंड चाइना बोथ. तो यूएस तो बैठ के देखेगा क्या होता है, होने दो. और अगर चाइना ने ताइवान को इन्वेड किया तो फिर पूरा सिचुएशन अलग होता है. तो यूएस को फिर इन्वॉल्व हो जाना पड़ेगा, विच विल नॉट बी वेरी गुड बिकॉज इट मे स्पार्क वर्ल्ड वॉर. इट मे स्पार्क अ वर्ल्ड वॉर. एक बार आप काइनेटिक एक्शन शुरू करते हो तो किस हद तक जाएगा उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि वहाँ के ओशंस पर कंट्रोल आ जाएगा चाइना का. हाँ, द यूएस कैन नॉट अलाउ दैट टू हैपन. और एक बार वॉरफेयर शुरू होता है तो एस्केलेशन कहीं तक भी जा सकता है. इसका लॉजिक समझा सकते हैं कि व्हाई कांट द यूएस अलाउ टू हैपन? लॉजिक क्या है? तो अगर आप मैप देखेंगे, यू कैन पुट द मैप ऑन द स्क्रीन. अगर आप मैप देखेंगे तो ताइवान एक बैरियर जैसा है इन द साउथ चाइना सी. अगर चाइनीज नेवी को ओपन ओशन में जाना है, दे हैव टू क्रॉस द आइलैंड चेन विच इज मेड अप ऑफ ताइवान, फिलीपींस भी है और जापानीज आइलैंड्स भी है. और वहाँ पर आप एंटी शिप बैटरीज बिठा सकते हो, मिसाइल्स एंड ऑल दैट, विच कैन डेसिमेट द चाइनीज नेवी. सो इट इज़ अ ह्यूज थ्रेट फॉर चाइना. ये आइलैंड्स बहुत डेंजरस है उनके लिए. दे आर लाइक अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर्स, राइट. तो अगर ताइवान के ऊपर उनका कब्जा हो गया तो ये दे विल ब्रेक फ्री ऑफ द फर्स्ट आइलैंड चेन. दूसरा भी आइलैंड चेन है, माइक्रोनेशिया एंड ऑल दैट, जो बाद में आता है, गुआम, माइक्रोनेशिया, ऑल दोज थिंग्स. तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट, ऑब्स्टिकल उनके लिए ताइवान है. सो इफ दे कैन टेक ओवर ताइवान, उनकी नेवी फ्री हो जाती है. दे कैन गो आउट एंड वेंचर इनटू द ओपन ओशंस विदाउट थ्रेट ऑफ अनाइलेशन. और यूएस के लिए ये बहुत बड़ा एसेट है. अब चाइना को कंटेन कर सकते हो ताइवान से. So इसके लिए द चाइनीज आर डेस्परेट टू टेक ताइवान एंड द यूएस विल, इट्स अ रेड लाइन फॉर देम. चाइना को लेने नहीं देंगे. सो दैट इज गोइंग टू बिकम अ फ्लैश पॉइंट. अगर चाइना ने इन्वेजन अटेम्प्ट किया, it's gonna be war in the Indo-Pacific. It could go to any extent. आपको लगता है इस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? पॉसिबिलिटीज कुछ है. अभी चाइना यही चाहेगा कि वो और मजबूत हो और पावरफुल हो, इनका इकोनॉमी और बढ़े, पॉसिबली यूएस के इकोनॉमी को सरपास कर दे, विच विल हैपन एट सम पॉइंट इन टाइम एट द करंट रेट. अगर ऐसा होता है तो यूएस ऑटोमेटिकली सबड्यू हो जाएगा और फाइटिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. द आइडियल विक्ट्री इज अ विक्ट्री विदाउट फाइटिंग. जैसे ब्रूस ली ने कहा था, द आर्ट ऑफ फाइटिंग विदाउट फाइटिंग, एंटर द ड्रैगन में. सो द बेस्ट विक्ट्री इज अ विक्ट्री दैट इज अचीव विदाउट एनी लॉस ऑफ लाइफ, एनी वायलेंस. वो आइडियल है. लेकिन अभी क्या हो रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रही है. चाइनीज पॉपुलेशन का एज बढ़ रहा है. चाइना इज स्लोइंग डाउन एज अ नेशन. वो वाइटलिटी कम हो रही है उनकी धीरे धीरे. एवरी ईयर द वाइटलिटी इज लेस. तो इस कंटेक्स्ट में इट इज़ पॉसिबल कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप पैनिक हो जाए और वो सोचे कि बिफोर वी लूज टू मच, लेट्स ग्रैब एवरीथिंग वी कैन. इन दैट केस वो ताइवान पे अटैक कर सकते हैं. मे बी, आई डोंट नो, this decade, maybe next 5 years, maybe next year, who knows? We don't know. लेकिन it is possible. I think it is likely this decade, depending on various factors. और अगर ये हुआ तो पाकिस्तान चाइना की ओर से लड़ेगा और इंडिया यूएसए की ओर से लड़ेंगे. अगर चाइना ताइवान पर इन्वेजन करता है
तो इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन अगर चाइना और इंडिया का युद्ध होता है तो उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होगा। सो अगर ताइवान में एक्शन है देन पाकिस्तान इज नॉट इन्वॉल्व्ड एज फार एज आई सी इट। वाओ। जो पाकिस्तानी लिसनर्स है TRS के, उनको आप क्या कहना चाहोगे सर इस पॉडकास्ट के एंड में? मैं कहूँगा कि आई विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एनिमिटी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हर कोई अपने तरीके से अपना जीवन जिए एज पर वॉट एवर यू अस्पायर फॉर योर सेल्व्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसा है हमारे सब कॉन्टिनेंट का पिछले 1000 वर्ष से कि कुछ चीज़ें दे आर बाउंड बाय द रूल्स ऑफ हिस्ट्री एंड द पैटर्न्स ऑफ वॉरफेयर एंड ऑल दैट। सो आई थिंक कि अभी कहानी बाकी है। So let's see. I wish for the best. I wish for peace, and I have nothing against them. But so all the best. एक और हेवी पॉडकास्ट अभिजीत चावड़ा सर के साथ। थैंक यू सर। TRS हिंदी पे से और बहुत सारी बातें करनी है, पर इन दोनों जियोपॉलिटिकल एपिसोड्स के बाद मैंने तो बहुत कुछ सीखा। आई एम श्योर लिसनर्स ने भी बहुत कुछ सीखा। एंड जस्ट दिल से थैंक यू। फिर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हो इंडिया को, पाकिस्तान को। चाहे वो एजुकेशन थोड़ी कठोर भी हो सकती है, बट इट इज़ द ट्रूथ, एंड द ट्रूथ समटाइम्स कैन बी बेटर। यस, इस तरीके से। तो जैसा हमने भाई देखा, बिल्कुल आज का जो भाई पार्ट था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने बात की अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जो ड्यूरल लाइन है उसकी अगर बात की जाए तो वो तो अफ़गानिस्तान खुला खुला बोलता है कि जितना भी ये पश्तून एरिया है, जहाँ जहाँ ये बैठे हुए हैं, पेशावर वाला एरिया, ये तो भाई ये सारे ही हमारा अपनी साइड है, ये हमें दे तो बात ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि जब भी अब पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा वीडियोस आपने देखी होंगी, जब वो आते थे भाई तालिबान और इधर से जो जितनी भी चीज़ें अपना उखाड़ के वो अपनी गाड़ियों में रखते थे और लेकर फिर वापस चले जाते थे। वो बोलते थे हमने नहीं बनाने देते। और बाकी अगर ऐसे कुछ होता था तो फिर इधर उधर से फायरिंग स्टार्ट हो जाती थी, इधर से भी कुछ हो जाता था, कुछ उधर से भी। मतलब ये चीज़ें हमारे यहाँ हर तरफ से हो रही हैं, जिधर भी बॉर्डर है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में उधर भी काफ़ी ज़्यादा ये हमले होते हैं, या उधर से भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें होती है। BLA जैसे बनी हुई है, तो ऐसे ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चलती आ रही हैं और ना इनको रोक रही हैं ना रोकने वाला। नहीं, देखा जाए ना, एक आप ये हिसाब लगा लें कि पाकिस्तान और जो पश्तून है ये एरिया को क्या करेंगे, एरिया की नहीं समझ लगती। क्योंकि जो इनके पास एरिया है वहाँ के लोग तो डेवलपमेंट हो नहीं रही, उधर वहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं। अब पाकिस्तान की बात आप कर लो तो इनको भाई चाहिए उधर वाला कश्मीर। इधर वाले कश्मीर की आप देख लें हालात, एक रोड नहीं अच्छा, एक उधर होटल नहीं अच्छा है, लोगों को पूरी सहूलत और एक बिजली नहीं लोगों को मिल रही है। और सेम वो पश्तून वाली बात है, लोग उधर बेचारे एक मतलब के भूख से मार रहे हैं, लोगों के पास काम नहीं है, तो उनको ये भी एरिया चाहिए। क्योंकि ये जो एरिया में बैठकर अपना वो रोजी रोटी कमा रहे हैं ना, ये भी उनको मतलब कि यही उनका हाल कर दे, उनको भी एक मतलब के भूखमरी में डाल दें और हर चीज़ें उनको सेम टू सेम वही चीज़ें फेस करनी पड़े। जो आपके पास एरिया है कम से कम वो उसको तो आप मतलब के डेवलपमेंट करें, तब जाकर आप एक डिमांड भी करें कि ये एरिया हमें भी दो। वहाँ के लोग भी एक मतलब के एक चाहेंगे कि हमने उस एरिया में जाना है, लोगों की डिमांड होगी। अब जैसे कि इधर एक PO के लोगों की डिमांड है कि वो इंडिया में शामिल होना चाहते हैं और उनके मतलब के उधर उनको अच्छी सहूलत मिल रही है, उधर उनका एक मतलब के एक फ्यूचर अच्छा आएगा। इसलिए नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि पश्तून भी थोड़ा दो तरह के लोग हैं। एक मतलब जिस तरह के अफगानिस्तान के लोग हैं वो और थिंकिंग के हैं, लेकिन जो इधर के हैं आप जिस तरह पेशावर देख रहे हैं, जो भी KP के पूरा है उसको अगर देखें तो वो थोड़ा सा उनकी सोच अलग है। ये कभी नहीं पॉसिबल हो सकता कि वो मतलब एक इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, आप इसका मतलब ये नहीं कि अब वो भी पश्तो बोलते हैं तो वो पश्तो बोलते हैं, उनकी थिंकिंग सेम है। थिंकिंग में थोड़ा जो है ना वो डिफरेंस है। लेकिन रही बात दूसरी, क्योंकि अभी तक अफगानिस्तान के लोग जो है ना वो इस चीज़ को बेस बनाते हैं कि ये है तो ठीक, हम जो है ना वो इकट्ठे हैं, लेकिन अभी के लिए जो है ना वो हमें चाहिए नहीं। वो हमें उस वक्त चाहिए जब अफगानिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हम जो है ना वो थोड़ा सा इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर हमारा फोकस होगा कि हम अपने बाकी लोगों को साथ मिलाएं। इसलिए वो कहते हैं कि उधर बाढ़ बूढ़ आपने फिर वक्त बनानी नहीं है, जब भी रुकना था वो उखाड़ खुड़ के ले जाते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाई चाइना का इंटरेस्ट जो है ना वो जो हमें भी ये चीज़ शो की जाती है कि चाइना को पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी इस वजह से है कि वो ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से या एक जो उनकी
एक मतलब जो उनका सारा बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं या जो भी इन्होंने ट्रेड वगैरह करनी होती हैं उसके लिए जो है ना ये उनको लोकेशन काफ़ी सूट है। तो इस हवाले से वो इंटरेस्ट शो करता है और वो चाहता है कि वो काफ़ी हद तक इस चीज़ के ऊपर ग्रिप हासिल कर ले, चाहे वो पैसे देकर या जैसे भी है। तो इसलिए क्योंकि पिछले कुछ मामला अगर देखें तो चाइना के लोगों के साथ यहाँ पे बेहतर नहीं, उसके बावजूद चाइनीज़ जो है ना वो बिल्कुल इनके साथ अटैच हैं। मुश्किल वक्त में थोड़ा बहुत काम भी आ जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका फोकस ये है कि जिस तरह उन्होंने ग्वादर को जो है ना वो अपना लीज पे ले लिया या अपने हाथ में कर लिया ग्वादर पोर्ट को। तो वो अभी तक तो यही जो हमारी गवर्नमेंट या हमारे लोग भी यही कहते हैं कि चाइना हमारे बगैर जो है ना वो जिंदा नहीं रह सकता, जो एक मिसाल देते हैं या कहते हैं कि चाइना को हमें हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन देखो हमें भी यही चीज़ बताई जाती है कि वो उस रोड की वजह से जो इन्होंने सी पैक शुरू किया था इस वजह से चाइना हमारे साथ अटैच है। लेकिन कई कहते हैं कि वो अपनी जड़ें मजबूत करके काल को जो है ना नुकसान भी पहुँचा सकता है। बाकी बहुत अच्छे पार्ट्स थे, बहुत अच्छी डिस्कशन थी भाई, बहुत ज़्यादा जो है ना वो सीखने को मिला। तो अगर इनका कोई और मिला तो हम जरूर उस चीज़ को भी देखेंगे भाई। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।